नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। G20 शेरपा सम्मेलन तैयारियां अंतिम दौर पर। खूबसूरत पेंटिंग आ रही है, शहरवासियों को पसंद। राजगीर में अब हर घर पहुंचेगा गंगाजल। सीएम नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ। जजों की नियुक्ति का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुनाई खरी खरी। जबरन धर्मांतरण गंभीर मुद्दा, सरकार बनाए कठोर कानून। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। आइए नजर डालते हैं खबरों में विस्तार से। उदयपुर में G20 शेरपा सम्मेलन को लेकर विभिन्न तैयारियां चल रही है। इसी को लेकर उदयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर चित्रकारी भी की गई है। चित्रकारी शहर के वासियों को काफी पसंद आ रही है। वहीं शहर वासियों को कहना है कि प्रशासन को न सिर्फ शेरपा सम्मेलन के लिए बल्कि आम दिनों में भी इसी तरह के से शहर को देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में देशी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। G20 शेरपा सम्मेलन की पहली बैठक उदयपुर में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। विभिन्न तरह की तैयारियां लगातार जिला प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। शहर को सुंदर दिखाने के लिए शहर के प्रमुख सड़कों की दीवारों पर रंग रंगों के साथ आकर्षण चित्रकारी की गई है। इस चित्रकारी के लिए देश भर से विभिन्न कलाकारों को खासतौर पर उदयपुर बुलाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में गंगाजल आपूर्ति योजना का शुभारंभ कर दिया है। अब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर गंगाजल मिलेगा, यानी राजगीर में होने वाली पानी की किल्लत खत्म हो गई है। योजना के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज से राजगीर में गंगाजल की आपूर्ति शुरू हो गई है। वर्ष 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी। पहले भी सभी पार्टियों के साथ एक बैठक भी की गई थी। उसी बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान चलाने को लेकर निर्णय लिया गया था। उसी का पार्ट गंगाजल आपूर्ति योजना है। इस योजना के तहत राजगीर, गया, बौद्ध गया और नवादा में गंगाजल की सप्लाई होगी और राजगीर के सभी घरों में गंगाजल पहुंचेगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर गंगाजल की आपूर्ति की जाएगी और इस पानी से आप लोग खाना पीना, नहाना और दूसरे अन्य काम भी कर सकते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति न करने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को खरी खरी सुना दी है। आज एक मसले पर सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार एनजीटी के रद्द किए जाने से नाखुश है। केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति पर बैठी कर रहेगी तो सिस्टम कैसे काम करेगा। हमें न्यायिक पक्ष पर फैसला करने का विवश न करे। अदालत ने एक एजी और एसजी को कहा कि वे सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह दे कि देश के कानून का पालन किया जाए। वहीं मामले में 8 दिसंबर को अगली सुनवाई होने वाली है। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। शंघाई में शनिवार को सख्त कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन के बाद रविवार को राज्य में 16 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जो पिछले दिन के मुकाबले में अधिक है। जबकि 128 बिना लक्षण वाले मामले दर्ज किए हुए हैं, जो पिछले दिनों के 119 से अधिक है।
आपको बता दें कि चीन में लगी सख्त कोविड पॉलिसी के खिलाफ शनिवार रात से ही शंघाई सहित कई शहरों में लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लोगों ने सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की है। वहीं सरकार शंघाई में एक भीड़ ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ और उनके नेता शी जिनपिंग से पद छोड़ने की भी मांग की है। स्थानीय सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि चीन की राजधानी बीजिंग ने 480 नए कोविड मामले दर्ज किए, साथ ही 3048 बिना लक्षण वाले मामले को ही रिपोर्ट किया गया है। चीन में आए दिन दर्ज किए जा रहे रिकॉर्ड उच्च स्तर मामलों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। देश ने 26 नवंबर को 39,791 नए कोविड संक्रमणों की सूचना दी, जिन्हें में से 3,709 लक्षण वाले थे और 36,082 बिना लक्षण के थे। कर्नाटक के मंगलुरु में एक महिला के जबरन धर्मांतरण करने के प्रयास पर मामला सामने आया है। मंगलुरु की महिला पुलिस ने यहां की एक हिंदू महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने के आरोप में एक महिला डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि पीड़िता शिवानी की मां की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी और कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2022 की धारा 3 और 5 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसने आरोपियों की पहचान खलील और डॉक्टर जमीला और एमएन के रूप में की है। जबरन धर्मांतरण गंभीर मुद्दा, पीएआर केंद्र ने कहा कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के में निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी, धोखे, जबरदस्ती, प्रलोभन या ऐसे अन्य माध्यमों से परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है। केंद्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण से जुड़ी याचिकाओं पर जवाब दाखिल करते हुए यह जवाब दिया है कि केंद्र ने कहा है कि सरकार मुद्दे की गंभीरता से अवगत है और केंद्र ने अपने जवाब में यह भी कहा धर्म का की के मौलिक अधिकार में दूसरे लोगों को धर्मांतरण करने का अधिकार शामिल नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इस अदालत द्वारा निर्धारित सभी तरह के कानून का पालन किया जाए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि महिलाओं और आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित समाज के जोड़ वर्गों के पोषित अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह के अधिनियम आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में फ्रेंडशिप पीक से लौटने के दौरान 9 दिन पहले लापता हुए एक पर्वतारोही की तलाश अभियान में आज को डोगरा स्काउट भी शामिल हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि शिमला जिले के निवासी सचिन और आशुतोष मनाली निवासी सहित 17 नवंबर को पर्वत की चोटी के लिए चढ़ाई शुरू की थी। हालांकि ऊंचाई की वजह से तबीयत बिगड़ने के कारण सचिन आधार शिविर लौट आए थे, जबकि बाकी 2 में से अपनी चढ़ाई जारी रखी थी। वहीं आशुतोष 19 नवंबर को जबकि चोटी से महज 20 मीटर की दूरी पर था, तभी वह हिमस्खलन का शिकार हो गया और ढूंढी अटल सुरंग की ओर गिर गया। अधिकारियों ने बताया है कि लापता पर्वतारोही की तलाश के लिए किन्नौर के पहू से डोगरा स्काउट्स का एक दल सोमवार को बचाव अभियान में शामिल हुआ। बचाव दल को आशुतोष के सिर्फ हेलमेट और आईएस एक्स से यानी कुल्हाड़ी और हेडलैम्प मिले हैं। प्रशासन पर्वतारोही की तलाश के लिए रडार तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा की एंट्री हुए 5 दिन हो गए हैं, जिसको लेकर देश प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं से जनता तक में भारी उत्साह भी है। इस बीच इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के लिए मशहूर पॉप स्टार और हिप हॉप रैपर डिवाइन ने भी म्यूजिक कंसर्ट किया। डिवाइन युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर हैं, इसलिए उनके कंसर्ट में युवाओं की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है। इस
कॉन्सर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के नासिक में लव जिहाद के खिलाफ आज बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया है। यह विरोध प्रदर्शन सकल हिंदू समाज की तरफ से आयोजित किया गया। नासिक शहर में निकाले गए इस साइलेंट मार्च में सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा पड़ा। साधु संतों के साथ हजारों की संख्या में लोग इस साइलेंट मार्च में शामिल हुए। इस मार्च में शामिल लोगों ने श्रद्धा बालकर किया कि आरोपी आफ्ताब पूनावाला को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं नासिक के साइलेंट मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि लव जिहाद विरोधी कानून बनाया जाए। विरोधी प्रदर्शन के दौरान यह मांग उठाई गई कि महाराष्ट्र सहित देश के हर राज्य में धर्म परिवर्तन रोकने का कानून कड़ाई से लागू किया जाए। हरियाणा की खाप पंचायतें एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू करने के मोड में है। सरकार की घोषणा के बाद एमएसपी लागू नहीं करने, बिजली विधेयक बिल में संशोधन सहित किसानों को 5,000 प्रति माह पेंशन देने की मांग को लेकर आधा दर्जन पंचायत खापों ने कर्मचारी और किसानों संगठनों के साथ रणनीति बनाई और एडीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही अल्टीमेटम दिया है कि खाप पंचायतें किसानों और कर्मचारियों के साथ मिलकर फिर से बड़ा आंदोलन करेंगी और यह आंदोलन इस बार आर पार का होगा। खाप प्रतिनिधि दादरी के लघु सचिवालय परिसर में पहुंचे और किसानों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा भी की है। रणनीति भी बनाई गई है। इस दौरान फोकाट, संगवान, च्योराण, हवेली, सतगाम, पवार सहित कई खापों के प्रतिनिधियों के अलावा कर्मचारी और किसान संगठन के पदाधिकारी एकजुट हुए। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मांगे पूरी करवाने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाए। रूस यूक्रेन जंग अब भी जारी है। रूस ने यूक्रेन को तबाह करने की कसम खा रखी है। खबर आ रही है कि रूस अब वहां मौजूद अफ्रीकी छात्रों को युद्ध में धकेलने के लिए दबाव डाल रही है। अगर वे इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे तो उनकी ट्यूशन फीस बढ़ा दी जाएगी। 21 नवंबर को बताया गया कि पिछले 3 महीने से रूस के दक्षिणी विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने छात्रों को रूसी सेना से अपने रैंक में शामिल होने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए राजी करने की कोशिश की है। द डेली बीट्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस के रोस्ताव ऑन डॉन के दक्षिण विश्वविद्यालय के छात्रों ने कहा है कि रूस में पढ़ने वाले अफ्रीका के छात्रों को यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे रूस के वैगनर समूह में भाड़े के सैनिकों में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। चीन में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दायर राजधानी बीजिंग तक फैल गया है। इस बीच चीन के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और रविवार को करीब 40,000 नए मामले सामने आ गए। लगातार 5वें दिन बीजिंग में कोरोना वायरस के करीब 4,000 मामले सामने आए हैं। वहीं चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि सोमवार को संक्रमण के 39,452 नए मामले आ चुके हैं। इनमें से 36,304 अन्य मामलों में मरीज की बीमारी लक्षण नहीं दिखे हैं। इस बीच सप्ताहांत के दौरान पूर्वी महानगर शंघाई में शुरू हुए प्रदर्शन बीजिंग तक फैल गए, जहां मध्य शहर में लियांग माहे नदी के समीप रविवार शाम कुछ सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए। वहीं शंघाई के उरुमकी में गुरुवार को लॉकडाउन के दौरान एक अपार्टमेंट में आग लग जाने की घटना में मारे गए लोगों की याद में मोमबत्तियां लिए हुए लोगों ने सरकार द्वारा मनमाने लॉकडाउन के खिलाफ शंघाई में प्रदर्शन के प्रति एकजुटता जताते हुए नारे लगाए। शंघाई में और प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तथा देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस्तीफा देने की मांग भी की। थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला जोधपुर जल्द ही अपने जल की समस्या से निजात पाने वाला है। अब यहाँ हिमालय के अतिरिक्त पानी को जोधपुर लाने के लिए राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण परियोजना ने गति पकड़ ली। गुजरात के अंजार से 2 और 1.8 मीटर व्यास के पाइप मौके पर पहुंचा भी शुरू हो गए। अब तक 8.8 किलोमीटर लंबाई के पाइप पहुंच भी चुके हैं। इनकी लाइनिंग का कार्य भी जारी है। इस माह के अंत से
इन पाइप को लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। 17,99 करोड़ की परियोजना मई 2025 में पूरी होनी है, यानी करीब 2.5 साल बाद जोधपुर को अतिरिक्त पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जोधपुर शहर के साथ ही 2154 गांव की पानी की समस्या से 30 साल तक कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और पानी की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में शराबबंदी के खिलाफ अभियान चला रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को अब मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी खुला समर्थन मिल रहा है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में खुले मंच से वहां मौजूद लोगों को शराबबंदी के लिए अभियान चलाने का संकल्प दिला दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग शराबबंदी के लिए अभियान चलाएं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ताकि यह बुराई समाज के खत्म की जा सके। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराब अभियान को अब उन्हीं के पार्टी नेताओं का खुला समर्थन मिलने लगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अलग अलग अंदाज में मशहूर है। वहीं तोमर ने अब शराबबंदी के लिए मुहिम छेड़ दी है। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पर उन्होंने शराबबंदी के लिए अभियान चलाने के लिए अपील की है। तोमर ने कहा कि समाज की इस बुराई को दूर करने के लिए, हमें अपने परिवार को सुखी रखने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए आप लोग शराबबंदी के लिए संकल्प लेना होगा। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के द्वारा संभावित कोहरे को देखते हुए आगामी 1 दिसंबर से मार्च 2023 तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिस वजह से लगभग 2 दर्जन ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा। वहीं बिहार के सिवान जंक्शन से होकर गुजरने वाली 8 जोड़ी मेल ट्रेनों को रेलवे डिपार्टमेंट ने 1 से 2 और 3 महीने तक के लिए निरस्त कर दिया। साथ ही एक साथ लगभग 2 दर्जन ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल ने सर्दियों के मौसम में होने वाले घने कोहरे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कठिनाइयों और यात्री सुरक्षा को लेकर गाड़ियों को निरस्त किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया है कि कोहरे की स्थिति को देखते हुए यात्री सुरक्षा को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के अंतर्गत आने वाली सिवान जंक्शन से होकर गुजरने वाली 8 जोड़ी मेल ट्रेनों को निरस्त किया गया है और निरस्त की गई ट्रेनों में लंबी दूरी के तय होने वाली कई ट्रेनें भी शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान इस मौसम के औसत से 2 डिग्री कम 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। सुबह 9:10 पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 324 पर था। आपको बता दें 0 से 50 के बीच 21 अच्छा और 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 के 200 बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI गंभीर माना जाता है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में सापेक्षिक आर्द्रता बहुत सुबह 8:30 बजे 85% दर्ज की गई। उसने दिल्ली दिन में आसमान मुख्यतः साफ रहने तथा अधिकतम तापमान 27 सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान भी बताया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने गृह जिले रामगढ़ के गोला प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव नोमरा के लुकैया टांड में अपने दादा सोबरेन सोरेन के 65वें शहादत दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे। उनके साथ जम्मू सुप्रीमो शिबू सोरेन, रामगढ़ विधायक ममता देवी पहुंची। उनके दादा स्वर्गीय सोबरेन सोरेन के महाजनों ने हत्या की। हेमंत सोरेन ने अपने दादा सोबरेन सोरेन की प्रतिमा का अनावरण किया और श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंडी रौनक शहीदों की धरती रही है। हमारे दादा ने महाजन प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में उन्होंने अपनी शहादत भी दी। आज उनकी शहादत हमारे परिवार को संघर्ष करने और लड़ने की प्रेरणा देती है। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से भले ही दिल्ली में है वो, लेकिन उनकी पार्टी अभी भी गुजरात
सबसे बड़े वेट कैचर नेता के रूप में उन पर सबसे ही ज्यादा निर्भर है। गुजरात के लोगों ने पीएम मोदी की लोकप्रियता किसी पहेली से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि कई वोटरों को भाजपा उम्मीदवार की परवाह नहीं है, लेकिन पीएम मोदी की परवाह जरूर है। खेड़ा जिले के एक गांव के एक वृद्ध मुस्लिम मतदाता शाबिर मियां ने कहा कि अभी भी मोदी जी का ही जादू है, हमारे दिल में मोदी ही है। पीएम मोदी ने खेड़ा में एक रैली को संबोधित किया था। अहमदाबाद से नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा में वडोदरा और आणंद से गुजरते हुए भाजपा के सभी पोस्टरों पर देख सकते हैं कि गुजरात राज्य में शांति और भरोसा का वादा करने वाले अन्य नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी का ही प्रमुख चेहरा है। जहां पार्टी 27 साल से सत्ता में है, वहीं गुजरात के पूर्व सीएम रहे पीएम मोदी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे सरकार ने अपने 2 मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई को कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दे के लिए नियुक्त किया है। दोनों मंत्री 3 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी का दौरा करेंगे। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने नई दिल्ली जाएंगे। उन्होंने सीमा विवाद के मामले में महाराष्ट्र के साथ कानूनी लड़ाई को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी चर्चा की है। बोम्मई ने कहा कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के साथ बैठक करने के लिए वे 29 नवंबर को दिल्ली जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट 30 नवंबर को दोनों राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद मामले की सुनवाई करने वाला है। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच में बेलगाम जिला, जिसे बेलगावी भी कहा जाता है, भारत में सबसे बड़े अंतर्राज्यीय सीमा विवादों में से एक है। इसके अलावा खानापुरा, निपानी, नंदगाड़ और कारवार के क्षेत्र को लेकर भी दोनों राज्यों में विवाद चल रहा था। इन क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी मराठी और कन्नड़ भाषा बोली जाती है और लंबे समय से यह क्षेत्र विवाद का केंद्र रहा है। जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया तब यह क्षेत्र कर्नाटक के अधीन था। इससे पहले ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन थे, जिसे अब महाराष्ट्र कहा जाता है। जब मामला बढ़ा तो केंद्र सरकार ने इसे सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महाजन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। बिहार में पुलिसिया चौकसी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। चौकसी का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी पटना में होमगार्ड की आईजी विकास वैभव की चोरी गई और सरकारी पिस्टल 25 गोलियां और 2 मैगजीन को पटना पुलिस ने बरामद करने का दावा तो किया, लेकिन इस दावे को करने में भी पटना पुलिस को 3 दिन लग गए। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस बात की आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि आईजी विकास वैभव की पिस्टल उनके आवास से ही बरामद की गई है। पटना एसएसपी ने बताया कि इस मामले में गर्दन विभाग थाने में केस नंबर 711/22 दर्ज किया गया, जिसमें आईपीसी धारा 380 के तहत 2 संदिग्ध अभियुक्तों चांशु कुमार उर्फ सूरज कुमार और सुमित कुमार के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया था। एसएसपी ने बताया कि सुधांशु कुमार सफाई कर्मी के तौर पर आईजी के घर में काम करता था और एसएसपी की जानकारी दी है कि ग्लॉक पिस्टल, मैगजीन और कारतूस आईजी के घर के पीछे से बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया है यह भी कि इस मामले में 2 संदिग्धों के खिलाफ जो नामजद केस दर्ज कराया गया है, उनकी भूमिका भी फिलहाल जांच के दायरे में है। आप देख रहे देश दुनिया की बड़ी खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।